ऐसा कोबर के भूसन्निधि सिद्धांत में जो है बताया गया है, जैसा कि हमने आपके सामने प्रस्तुत करा। ठीक, तो आपने के सामने तमाम सारी चीज़ें बातें जो हमने बताई ये क्लियर हो गई होंगी कि कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत वास्तव में है क्या। ठीक, तो कोबर का भूसन्निधि सिद्धांत आपकी समझ में आ गया। तो वलित पर्वत जो होता है, जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के द्वारा मोड़ या फिर वलन पड़ जाता है, उसे मोड़दार या फिर वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत जो है विश्व के सबसे ऊंचे तथा सर्वाधिक विस्तृत पर्वत हैं। और अगर खास करके बात की जाए, आप देखें चाहे राकीस पर्वत हो, चाहे जो है एक प्रकार से अल्पाइन पर्वत समूह हो, राकीस पर्वत हो, एटलस हो, ये सब वलित पर्वत हैं। और सबसे खास महत्वपूर्ण बात जो आपके हिमालय पर्वत जो है, वह भी जो है कौन सा पर्वत है, ये मोड़दार पर्वत अर्थात वलित पर्वत ही है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सब जी है। वलित पर्वत जो में कई अपनति या कई अभिनतियाँ भी होती हैं। अपनति जो होता है, अभिनति और अपनति, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कि सिंक्लाइन क्या होता है और एंटी सिंक्लाइन क्या होता है, तो सिंक्लाइन या जियो सिंक्लाइन, जियो सिंक्लाइन को भू अभिनति कहते हैं। जियो सिंक्लाइन माने भू अभिनति या फिर भू सन्नति। ठीक, और एंटी जो है एक प्रकार से जो है अपनति होता है, उसको हम क्या कहते हैं, एंटी जो है एक प्रकार से साइक्लिन। तो जो है हमने क्या पढ़ा था, सिंक्लाइन, तो जो है एंटी सिंक्लाइन और जो है सिंक्लाइन। ठीक, तो एंटी क्लाइंस, हाँ एंटी क्लाइंस और सिंक्लाइंस, एंटी क्लाइंस सिंक्लाइंस, तो ये दो चीज़ें होती हैं। अब समझिए, मतलब एक होता है अपनति, एक होता है अभिनति। तो अपनति जो होता है पर्वत में, ये इस प्रकार से हमने बताया, वलन पर्वत जो होता है इस प्रकार से होता है। ठीक, अब आप समझिए, ये जो ऊपर वाला भाग होता है ये होता है आपका अपनति, सॉरी ये क्या होता है, अपनति होता है। और जो नीचे वाला भाग होता है यानी जो घाटी होती है उसको अभिनति। तो चोटी जो होती है उसी को अपनति और जो घाटी होती है उसी को क्या कहते हैं, अभिनति कहते हैं। ठीक, तो ये बात क्लियर हो गई आपकी। और चोटी घाटी क्या है, जो ऊपर वाला भाग होता है ये चोटी है, ये चोटी है, पीक है, ये पीक है। ठीक, ये हिल है, ये चोटी है। और जो नीचे वाला भाग होता है धंसा हुआ, इनके बीच में जो रास्ता होता है ये पर्वतों के बीच में, इस प्रकार से पर्वत होते नहीं है ऐसे ऐसे, ये पर्वत होते नहीं ऐसे ऐसे, खूब पर्वत आप देखे होंगे उनके बीच में। तो ये जो है घाटियाँ होती हैं गहरी गहरी, तो ये घाटी होती है और ऊपर ऊपर जो चोटियाँ होती हैं। ठीक, तो ये होगा वलित पर्वत, आपके समझ में आ गया होगा वलित पर्वत के बारे में। अगला है आपका अपक्षय क्या है। अगला आपके सामने है अपक्षय। अपक्षय के बारे में भी आप सभी लोग जानिए। ठीक, हालांकि आपको मैं बता दूं कि कल की क्लास पूरी हो नहीं पाई थी, इसलिए आज की क्लास ही रात 9 बजे से हो रही है। ठीक, तो कल की क्लास आपकी पूरी हो नहीं पाई थी, इसलिए आज की क्लास ये फिर वहीं से मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, तो आप सभी लोग यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अगला है क्या, चार नदीय अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के नाम लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, सॉरी अगला प्रश्न तो ये हो गया आपका जो है वलित पर्वत के बारे में। अगला प्रश्न है आपका अपक्षय क्या है। अपक्षय क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको समझिए, अपक्षय के बारे में जानिए। अपक्षय जो होता है, सबसे पहले आप अपर्दन समझिए। अपक्षय जो होता है, अपर्दन और अपक्षय, ठीक, ये दोनों चीज़ें होती हैं और ये दोनों चीज़ें अनाच्छादन के बारे में होता है। अपक्षय जो होता है, मौसम की विभिन्न आस्थैतिक क्रियाओं द्वारा जब चट्टानें क्या होती हैं, टूटने फूटने लगती हैं, तो उसी को अपक्षय या फिर अपक्षरण कहते हैं। ठीक, इसे मौसमीकरण भी कहते हैं। तो अपक्षय या फिर जो है अपक्षरण या मौसमीकरण जो है वो अपक्षय को ही कहा जाता है। इसको जो है एक प्रकार से क्या कहते हैं, एक प्रकार से विघटन कहते हैं। चट्टानों का जब विघटन होने लगता है या अपघटन होने लगता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को अपक्षय कहते हैं। खास करके स्पार्कसर्स महोदय कहते हैं, स्पार्कसर्स महोदय कहते हैं, स्पार्कस स्पार्कस महोदय कहते हैं कि प्राकृतिक कारकों के द्वारा अपने ही स्थान पर चट्टानों का भौतिक और रासायनिक विधि द्वारा जो विघटन और अपघटन होता है उसे अपक्षय कहते हैं। जबकि आर्थर होम्स कहते हैं कि अपक्षय उन भूपृष्ठीय प्रक्रमों का प्रभाव है जो शैलों के विनाश एवं विघटन में सहायक होते हैं, परंतु इसमें ढीले पदार्थों का बड़े पैमानों पर परिवहन नहीं होना चाहिए। मतलब हमारे कहने का ये है, मैं आपको समझा दूँ अपक्षय का मतलब क्या होता है। अपक्षय मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं पर्वत है, अब यह पठार है, कोई पर्वत है, ये पत्थर है, अब ये पत्थर है, यहाँ से पत्थर जो है क्या हो, क्रेक हो जाए, टूट जाए, पत्थर टूट करके वहीं पर रह जाए। मतलब ये पत्थर ऐसे समझिए कि ये पत्थर है, कोई ये पत्थर है, ये पत्थर क्या हो जाए, यहीं से टूट जाए और टूटने के बाद में इसकी दशा कैसे ऐसे हो जाए, ये पत्थर यहीं पर ऐसे रह जाए। ये दो पत्थर, ये वाला पत्थर मतलब दो पत्थर बन गए। तो आप सोचिए इसका क्या होगा, अपक्षय होगा, मतलब ये टूट गया, क्या होगा, ये क्षय होगा, इसका टूट गया। अब मान लेते हैं अपर्दन क्या है, यहीं पर समझिए। अपक्षय तो आपके समझ में आ गया कि अपक्षय किसी चट्टान के टूटने को क्या कहते हैं, अपने स्थान पर ही टूटने को अपक्षय कहते हैं। अब अपर्दन क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लो। अपर्दन जो होता है मेरे भैया, अपर्दन जो होता है वो कैसे होता है,
अपर्दन जो होता है, ये मान लेते ये टूट गया, तो टूटने की प्रक्रिया तो अपक्षय हो गई, लेकिन ये मान लेते टूट गई। अब ये किससे टूटी, मान लेते जल से टूट गई, जल के लगातार बहाव से टूट, मतलब लगातार टकराव से टूट गया। टूटने के बाद में क्या हुआ, ये जो अगर ये वाला पत्थर ये जल के साथ बहने लगे। अब जब ये पत्थर जल के साथ बहने लगेगा, ये पत्थर बहने लगे जल के साथ साथ, तो ये बहने की जो प्रक्रिया जल के साथ साथ होती है, इसी को अपर्दन कहते हैं। समझिए, अपर्दन वायु के द्वारा भी होता है, अपर्दन कई प्रकार से होता है। आप डेविस और जो है पेंक का अपर्दनात्मक सिद्धांत भी पढ़ेंगे, उनका वक्र जो है उन्होंने बताया है, उसके बारे में भी आप जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कि जो ये वक्र एक प्रकार से जो ये यहाँ पर पहले टूटा, तो टूटने की प्रक्रिया एक पत्थर से जब टूटा, वही पत्थर मतलब कोई मलबा टूटा, तो वो क्या हो गया, वही अपक्षय हो गया। अब ये मलबा जो है किसी स्रोत के साथ, अर्थात जल के साथ, वायु के साथ या किसी अन्य माध्यम के साथ ये बह चले, मतलब अलग दूसरे स्थान पर चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपर्दन हो गया। मतलब ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, इसका मतलब इसका क्या हो गया, अपर्दन हो गया। ये दोनों प्रक्रियाएं, और अपर्दन के परिणाम स्वरूप उसके बाद में आपसे कभी पूछे कि निक्षेपण क्या है। अब ये चीज़ मलबा जो है बह करके अलग गया, दूसरे स्थान पर पहुंचा, और दूसरे स्थान पर पहुंचा, मान लेते हैं अब जल के में इतनी तीव्रता नहीं, इतनी तेजी से जल नहीं बह रहा है कि उस पत्थर को बहा सके। अब उस पत्थर को जहाँ तक जल की शक्ति थी वहाँ तक ले गया। अब जो ले जाने की प्रक्रिया है ये तो हो गया अपर्दन, लेकिन मान लेते हैं अब वो पत्थर नहीं ले जा पा रही, वहीं पर छोड़ दे रही है। और जहाँ पर जब नदियों के द्वारा कोई मलबा या कोई पत्थर जो है छोड़ दिया जाता है, तो उसी को निक्षेपण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निक्षेपण कहा जाता है। जो मलबा छोड़ा जाता है उस मलबे को निक्षेप कहा जाता है। जो मलबा छोड़ा जाता है उसी को निक्षेप कहा जाता है। यह बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। तो ये आप, और अपर्दन और अपक्षय जब मिल जाते हैं, इन दोनों की सम्मिलित प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अनक्षादन कहते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। आगे समझते हैं अगला प्रश्न आपके सामने, 4 नदी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के नाम बताइए। मतलब नदियों के द्वारा जो 4 प्रकार के बताइए कि 4 ऐसी आकृति बताइए जो कि नदियों के अपर्दन के द्वारा, मतलब नदियों का जो बहाव होता है उससे बनी हो। सबसे पहले आप समझिए, बी आकार की जो घाटी होती है वह नदियों की अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों का एक पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण आप दे सकते हो जलप्रपात। क्या जलप्रपात, मतलब झरना वगैरह जो होते हैं वो किससे बनते हैं, वो नदियों के द्वारा ही बनते हैं। तीसरी बात, नदी विसर्प, मतलब नदी जो होती है ये कैसी बनती है, जो है अपर्दनात्मक स्थलाकृति, मतलब ऐसे ऐसे बहती हैं। ये नदी जो होती है ये विसर्प होती है। अब इसी विसर्प के बीच में देखेंगे गोखुर झील का निर्माण हो जाता है। नदियाँ ऐसे बह रही है, इसके बीच में क्या हुआ, अब नदियाँ कभी कभी क्या होती है, ऐसे बह रही हैं, लेकिन फिर ऐसे कुछ धारा ऐसी चली गई, इधर निकल गई, लेकिन एक धारा ऐसे निकल आई। अब ये धारा क्या हो गई, ऐसे निकल गई। इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक जो है एक प्रकार से कुछ जल राशि इसके बीच में रह जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, एक गोल गोल मतलब जल राशि थोड़ी सी बन जाएगी, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा जल रुक जाए, तो इस प्रकार से गोखुर झील हो जाए, मतलब गऊ के खुर के समान, तो ये गोखुर झील बन जाती है, ठीक। तो ये गोखुर झील भी नदियों के द्वारा ही बनते हैं, ठीक। ये स्थलाकृति, मतलब इससे नदी के अपर्दनात्मक तरीके से बनने वाली जो है स्थलाकृतियाँ हैं, ठीक। ये बात ध्यान रखेंगे। और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मैं बताने का प्रयास करूंगा। मैं जब आपका वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा तब उसके बारे में बताऊंगा। वैसे आपसे कभी पूछे डेल्टा क्या है, तो आप डेल्टा क्या बताएंगे, नदी के मुहाने के समीप जहां नदी का संगम अथवा अंत सागर होता है, उसी वहीं पर क्या होता है, नदियाँ खास करके डेल्टा बनाती हैं। विश्व का सबसे जब नदियाँ वृद्धावस्था की दशा में पहुँचती हैं, मतलब नदियों में इतनी शक्ति नहीं हो रहती है कि नदियाँ अब किसी जो है जो निक्षेप, मतलब जो उन्होंने मलबा बहा करके नदियाँ लाई हैं, वह मलबा जब वो आगे दूरी तक नहीं ले जा पाती, उनकी शक्ति ख़त्म हो जाती है, तो वो सारा का सारा मलबा क्या करती हैं, नदियाँ धीरे धीरे छोड़ती जाती हैं। और जब नदियाँ मलबा छोड़ती जाती हैं तो क्या हो जाता है, वो नदियाँ कई धाराओं में वहीं पर बढ़ जाती हैं, और नदी वृद्ध धातुर और अपने जो है गंतव्य तक, मतलब किसी सागर में मिल जाती हैं, तो नदियाँ कई धाराओं में बढ़ जाती हैं। तो उसके बीच बीच में जो जगह खाली हो जाती है उसी को डेल्टा कहा जाता है। जैसे ये नदियाँ यहाँ से निकली, नदी बह रही है, यहाँ से क्या हुआ, नदी जो है तमाम सारा मलबा नदी यहाँ पर छोड़ रही है, नदियों कई धाराओं में बढ़ गई नदियाँ यहाँ पर धीरे धीरे, देखिए कई धाराओं में। इसके बीच का जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र पूरा का पूरा हो गया, ये डेल्टा हो गया। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। वो सिंधु नदी के द्वारा, सॉरी सिंधु नदी बोल रहा हूँ, वो गंगा नदी के द्वारा और ब्रह्मपुत्र नदी के जो है द्वारा बनाया गया चीज़ है। दोनों नदियों में संगम होता है, उसके बीच का जो स्थान है उसी को क्या कहा गया है, उसी को संगम स्थल या फिर एक प्रकार से डेल्टा कहा जाता है। वहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, तो ये डेल्टा होता है, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे। बहुत सारी नदियाँ जब जो है नदी में वेग या भार ढोने की क्षमता लगभग ख़त्म हो जाती है, तभी जो है डेल्टा मुख्य रूप से बनता है, ठीक है। बात ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया आपका डेल्टा। एक जो है चीज़ और होती है जो है गार्जियम कैनियन।
अगला मुद्दा यही है। अब हम यहाँ पर गार्ज और कैनियन के बारे में चर्चा करते हैं। तो 4 नदी अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के नाम आपके सामने यहाँ पर हमने बता दिए। अगला प्रश्न आपके सामने गार्ज तथा कैनियन का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो गार्ज क्या होता है इसको आप समझिए। गार्ज जो होता है नदी की जो बी आकार की घाटी होती है, नदी की बी आकार की घाटी पर जब तलीय अपरदन की क्रिया होती है, तलीय मतलब उसके तल में जब अपरदन होता है, कोई चीज़ बहा करके जाती है, तब बी आकार की घाटी की तली जो होती है अत्यधिक गहरी होती जाती है। इस गहरी बी आकार की घाटी को ही क्या कहते हैं, हम गार्ज कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, गार्ज कहते हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। गार्ज के पार्श्वों के ढाल और उत्तल रूप प्राप्त कर खड़े हो जाते हैं और घाटी का मध्य भाग बहुत संकीर्ण हो जाता है। जैसे सिंधु गार्ज बनाती है, सतलज गार्ज बनाती है, चंबल नदी गार्ज बनाती है, चंबल गार्ज, सिंधु गार्ज, जो है कृष्णा नदी गार्ज बनाई है, नर्मदा नदी की भी गार्ज है। और भी नदियाँ जो होती हैं, नदियों की जो घाटियाँ होती हैं, नदियों के जब नदियाँ जब गिरती हैं तो वो एक प्रकार से क्या बनाती, गार्ज का निर्माण करती हैं बी आकार की घाटी में, तो वो जो एक गार्ज बनता है। लेकिन जो गार्ज का एक प्रकार से बड़ा रूप होता है उसी को क्या कहते हैं, हम कैनियन कहते हैं। अगला मुद्दा कैनियन। कैनियन जो होता है, गार्ज जब और अधिक संकीर्ण हो जाए और पतला हो जाता है और गहरा हो जाए। गार्ज मान लेते हैं ये गार्ज है, इतना ये गार्ज है, लेकिन मान लेते हैं यही गार्ज जो है और गहरा हो जाए और ऐसे पतला हो जाए, ये क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, और खूब पतला हो जाए, ये कैनियन हो जाएगा। ठीक, तो कैनियन और गार्ज में अंतर होता है। गार्ज जब और अधिक संकीर्ण हो जाता है, गहरा हो जाता है, तो उसी को कैनियन कहते हैं। कैनियन की दीवारें जो होती हैं उसका ढाल बहुत ज़्यादा खड़ा होता है, अत्यधिक खड़ा होता है, और शुष्क जलवायु वाले भागों में जब घाटी में गहरा होने की क्रिया होती है तो उस क्रिया के द्वारा क्या होता है, कैनियन का निर्माण होता है, कैनियन बनता है। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। जलप्रपात क्या है ये भी बात ध्यान रखेंगे। जलप्रपात आपसे पूछे तो क्या लिखेंगे कि जब नदी के मार्ग में कठोर चट्टान या बाधा आने में जो है प्रपाती या लंबवत ढाल बनकर जाता है और झरना बन जाता है, गिरने लगता है कहीं से। मान लेते हैं कि यहाँ से नदी बह रही है और यहाँ पर क्या हो, कोई पर्वत है यहाँ पर इतना ऊंचा, लेकिन यहाँ पर नदियाँ बह गई, यहाँ पर मान लेते हैं ये ऊपर चढ़ गई, यहाँ चढ़ने के बाद में एक बेग ढाल आ गया यहाँ पर, एक बेग जब गिरती है नदियाँ तो वही क्या हो गया, झरना बन गया आपका। ठीक, समझिए ऐसे। मतलब इस चोटी से निकली और इस चोटी से निकलने के बाद में और 2-3 चोटी है, बीच में जगह नहीं मिली, एक चोटी से निकली तो फिर नीचे गिरी डायरेक्ट, तो ये झरना, फिर दूसरी चोटी पर चढ़ी फिर निकली तो ये झरना बनता चला जाता, तो ये झरना ही जलप्रपात है। ठीक, झरना को जलप्रपात कहते हैं। ठीक, हिमानी आपसे पूछे, हिमानी क्या है। हिमानी जो बर्फ़ के बड़े बड़े जो है जो नदियाँ होती हैं, हिमनद जिसको आप कहते हैं, तो वही एक प्रकार से हिमानी मतलब ग्लेशियर जिसको आप कहते हैं वही हिमानी होती है। बर्फ़ के समूह को हिमानी कहते हैं। ठीक, तो हिमालय हो गया। हिम हिम भी नदियों के रूप में प्रवाहित होती है, इसीलिए जो है ये जो है हिमानी होता है। हिमानी जो बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं उन्हीं को कहते हैं। हिमनद होता है जिसमें बर्फ़ के टुकड़े बढ़ते हैं, मतलब बर्फ़ के पहाड़ को हिमानी कहा जाता है, खास करके समझिए सीधे सीधे। ड्रमलिन जो होता है या भी एक प्रकार से जो है हिम इसके बाद ही होता है, जब वो हिमानी के हिम जो होते हैं बहने लगते हैं धीरे धीरे, उसके बाद में ये जो है ड्रमलिन आकृति बनती है, अंडे अंडे की टोकरी की तरीके से होती है ड्रमलिन। ये भी जो है बर्फ़ों के जो है पहाड़ों पर बनती है। ड्रमलिन आपसे पूछे तो ये बताएंगे कि यह अंडे के आकार की टोकरी के नाम से मतलब इसको अंडे की टोकरी भी कहा जाता है। हिमनद के पिघलने पर जो अंतस्थ हिमोड़ का निर्माण होता है, हिम जब पीछे हटता है और तो इसी प्रकार से इसका निर्माण होता चला जाता है। ठीक, ड्रमलिन का, तो ड्रमलिन क्या है इसको किसी दिन हम समझेंगे विस्तार से। हालांकि ड्रमलिन जो होता है अंडों की टोकरी के समान होता है। हिम नदियों के आसपास आप ये ड्रमलिन देख सकते हैं। ठीक है, हिम टोपियाँ भी इसी प्रकार से बनती हैं। हिम टोपियों को हिम चादर भी कहा जाता है। ठीक है, 5000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृतकार गुंबदाकार हिमपिंड को ही हिम चादर कहते हैं। ठीक, मतलब 5000 वर्ग किलोमीटर के लगभग में फैला होना चाहिए, और जो है उसी हिमपिंड को हम हिमचादर कहते हैं। मतलब बहुत लंबा हिमपिंड, पिंड माने होता है एक प्रकार से पहाड़ बड़ा सा, तो ऐसा मतलब खूब दूर दूर तक जब जो है क्या हो जाए बर्फ़ जमी हो, तो उसी बर्फ़ जमी को लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर में अगर बर्फ़ जमी है एक जो है एक प्रकार से, तो उसी को क्या कहते हैं, हम हिम टोपी कहा जाता है। ठीक, यह बात ध्यान रखिएगी। हिम टोपियाँ अधिक ऊंचाई पर स्थित होती हैं, बहुत ज़्यादा मतलब पर्वतों के ऊपर जो है हिम टोपियाँ बनती हैं। ठीक, यह बात भी ध्यान रखेंगे। और कई हिमनदों का जो है मिल कर के कई हम हिमनद मिल कर के एक हिम टोपी बनते हैं, तो हिम चादर भी कहा जाता है किसको, हिम टोपियों को। यह बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये चीज़ें हो गई, हमने आपके सामने तमाम सारी चीज़ें बता दी। अगली बात है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल किसे कहते हैं। अब बताएं भाई वायुमंडल क्या है। तो पृथ्वी के चारों ओर एक ऐसा आवरण होता है जो है जिसमें प्रविष्ट होते ही कोई भी अंतरिक्ष पदार्थ, उल्कापिंड आदि स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं, जलने लगते हैं। पृथ्वी का यह आवरण गैसों का बना होता है। पृथ्वी के इस चारों ओर के जो गैसीय आवरण है इसी को हम वायुमंडल कहते हैं। जबकि प्रोफेसर सविंदर सिंह, इनकी एक पुस्तक चलती है सविंदर सिंह की, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है। जब भी आपको ही जो है फिजिकल ज्योग्राफी की पुस्तक पढ़नी हो, बीए फर्स्ट ईयर की पुस्तक ज्योग्राफी की पढ़नी हो, तो प्रोफेसर सविंदर सिंह की पुस्तक लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर, इन्होंने कहा प्रोफेसर सविंदर ने कि पृथ्वी के चारों तरफ कई सौ किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है, इन्होंने बताया। तो वायुमंडल यही होता है। ठीक, आपसे कभी पूछे कि सूर्यातप क्या होता है, तो सूर्यातप एक केंद्रीय महोदय वो कहते हैं कि सूर्य से वायुमंडल में निरंतर विकसित ऊष्मा को सूर्यातप कहा जाता है। वायर्स कहते हैं कि पृथ्वी की सतह पर प्रत्यक्षतः प्राप्त सौर विकिरण की दर को सूर्यातप कहते हैं। सूर्यातप मतलब क्या होता है कि सूर्य भगवान की जो किरणें होती पृथ्वी पर आती हैं, पृथ्वी पर आने के बाद में कुछ ऐसी किरणें होती हैं जो कि वायुमंडल जो है कि गैसें उनको सोख लेती हैं, और कुछ गैसें होती हैं जो कि पृथ्वी पर रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, मतलब वो ऊपर नहीं जा पाती। कुछ किरणें तो निकल जाती हैं ऊपर, जैसे आए वैसे निकल गई, लेकिन कुछ किरणें हैं जो कि एक प्रकार से जिनका परावर्तन होता है, वो किरणें जा नहीं पाती ऊपर और यहीं पर रह जाती हैं पृथ्वी पर ही, तो उनको हम क्या कहते हैं, उसी को सूर्यातप कहते हैं। ठीक, मतलब सूर्य की जो ऊर्जा होती है वो जब रुक जाती है वायुमंडल में, उसी को हम कहते हैं सूर्यातप कहते हैं। तो वायुमंडल आपके समझ में आएगा, सूर्यातप भी हमने आपको बता दिया। अगला है उत्पादक और उपभोक्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है, इसके अर्थ को लेकर के प्रश्न एग्जाम से बन सकता है। तो उत्पादक क्या है, सबसे पहले इसको समझिए। उत्पादक जो है, उत्पादक के अंतर्गत हरे पौधे तथा वह सभी पादप पाए जाएंगे जो कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो पदार्थ करते हैं, मतलब जो है पादप करते हैं या फिर जो वनस्पतियां करती हैं, जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल मिलता है, इसीलिए भोजन अपना बना पाते हैं। ठीक, तो जिनमें ये होता है उसी को उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता उन्हें कहते हैं जो पदार्थों का उपभोग करते हैं। ठीक, इसमें 3 श्रेणी के जो है उपभोक्ता आते हैं। एक तो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, जो उपभोक्ताओं मतलब उत्पादकों से सीधे भोजन प्राप्त करते हैं। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जो होते हैं वह उत्पादक से श्रेणी ग्रहण करते हैं। जैसे कि जो भोजन है, मान लेते जो पादप हैं, जो जो पेड़ पौधे हैं, उन पर जो जीवन यापन मतलब जो शाकाहारी होते हैं उनको प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हम मान सकते हैं, मतलब ये पूर्ण रूप से शाकाहारी होते हैं। जब द्वितीय श्रेणी में बात कीजिए, द्वितीय श्रेणी के जो उपभोक्ता होते हैं वह मांसाहारी उपभोक्ताओं को उनमें सम्मिलित हम करते हैं, या प्राथमिक उपभोक्ता का भी उपभोग कर लेते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति उत्पादक जो हैं उनको भी खा ले, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनको भी खाएं, साथ ही साथ जो है जो उपभोक्ताओं को भी खा लें, तो प्राथमिक उपभोक्ता का भी उपभोग कर लें, उनको हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम जो है द्वितीय श्रेणी में रखते हैं, द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं। तृतीय उपभोक्ता जो होते हैं, फिर जो अंतिम उपभोक्ता होते हैं, जो शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। हालांकि हमने द्वितीय श्रेणी में आपको बता दिया कि जो है पादपों को खाते हैं, तो नहीं, पादपों को नहीं खाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जिसका उपभोग करते हैं, मतलब प्राथमिक उपभोक्ता का उपभोग ये करते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता साग सब्जी खाता है, जैसे कि मान लीजिए जो एक प्रकार से मान लेते हैं घास है, तो घास क्या है, उत्पादक है। घास क्या है भाई, उत्पादक है, अपना भोजन स्वयं निकालती है। अब घास को कौन खाता है, बकरी खाती है। घास को बकरी खाई तो बकरी क्या है, शाकाहारी है। अब बकरी को मेरे प्यारे दोस्तों कौन खा रहा है, ये प्राथमिक उपभोक्ता कौन हो गया, बकरी प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, मान लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर आप समझिए बकरी को कौन खा रहा है, बकरी को मान लेते हैं बकरी को मनुष्य खा रहा है, मतलब मनुष्य छोड़िए कि ये मान शेर खा रहा है। शेर क्या है, शेर मांसाहारी है, और शेर को मान लेते हैं कोई और दूसरा जानवर खा ले, तो क्या हो गया, वो तृतीय उपभोक्ता हो गया। तो ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के ही विशेषता रखते हैं। तो सर्वाहारी उपभोक्ता तृतीय उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी उपभोक्ता पूर्ण रूप से द्वितीय उपभोक्ता, और तृतीय को मतलब प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी केवल करते हैं। पहला शाकाहारी, दूसरा उपभोक्ता कौन होते हैं, मांसाहारी, तीसरा उपभोक्ता शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाते हैं। ठीक, तो ये होगा। आगे बढ़े, अगला है, एक प्रश्न पूछा आता है कि बायोम क्या होता है या जियोम क्या होता है। तो प्रोफेसर सविंदर सिंह का मानना है, उन्होंने कहा कि जब पारिस्थितिकी के अंतर्गत समस्त प्राणी तथा पादपों का सम्मिलित रूप से अध्ययन करते हैं तो उसे बायोम या जियोम कहते हैं। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर यह होगी कि बायोम के अंतर्गत प्रायः सभी स्थलीय भागों के सभी प्राणी तथा पादप समुदाय को ही सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि सागरीय बायोम का निर्धारण करना
बहुत कठिन होता है। सागर में बहुत सारे बायोम और जियोम मिलते हैं। मतलब बायोम और जियोम एक ही बात है, ठीक है? दोनों को एक ही चीज़ें कहते हैं। ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता और उपभोक्ता उत्पादक और उपभोक्ता के बारे में हमने बता दिया, समझ में आ गई बातें। अगला है वातागर किसे कहते हैं? वातागर जो होता है, जब दो वायु राशियाँ जो होती हैं विपरीत जो है, जैसे कि एक ठंडी जल राशि मतलब एक ठंडी वायु जो है, और दूसरी एक प्रकार से जो दूसरी पवन मतलब एक गर्म वायु और ठंडी वायु, जब दोनों गर्म और ठंडी वायु जो है आकाश मार्ग में मिलती हैं तो क्या होता है, तो उसी के स्थान को हम वातागर कहते हैं। पीटरसन महोदय कहते हैं कि वाताग्र सतह अथवा धरातलीय सतह का प्रतिच्छेदन करने वाली रेखा को वातागर कहते हैं। जबकि ट्रिवार्था महोदय कहते हैं कि वे ढलुआ सीमा पृष्ठ जो विपरीत स्वभाव वाली वायु राशियों को अलग करते हैं, मतलब आसतन्य जो है आसतन्य पृष्ठ अथवा वातागर कहलाते हैं। तो वातागर को एक दूसरा नाम भी जाना जाता है, वो क्या है? आसतन्य, उसका दूसरा नाम है, ठीक? तो यह बात भी आप ध्यान रखें। एक बार सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं या जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, ठीक है? वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। आपका एक जो है लाइक और शेयर मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, तो इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर करिए, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक? अगला प्रश्न क्या है? तो वातागर वही होता है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि चक्रवात किसे कहते हैं? चक्रवात क्या होता है? चक्रवात सामान्य रूप से चक्रवात वह चक्करदार हवाएं होती हैं जिनके मध्य में गर्म वायु होने के कारण से निम्न वायु दाब तथा चारों ओर ठंडी वायु होने के कारण से उच्च वायु दाब जो है मिलता है। इसके चारों ओर संकेंद्रीय वलय होता है जिन्हें वायु दाब रेखाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ट्रिवार्था महोदय कहते हैं कि चक्रवात के बारे में परिभाषित करते हुए कि चक्रवात अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब के क्षेत्र हैं जो कि संकेंद्रीय समदाब रेखाओं से घिरे हुए होते हैं। जबकि स्टेलर महोदय कहते हैं कि चक्रवात निम्न वायुदाब का एक केंद्र होता है उत्तरी गोलार्ध में। इसमें बाहर से भीतर मतलब बाहर से भीतर या केंद्र से केंद्र की ओर पौने वामावर्त दिशा में चलती हैं। मतलब जो होता है इसमें बाहर से भीतर की ओर हवाएं आती हैं, ठीक? तो ये मतलब चक्रवात जो होता है, आप ऐसे समझिए कि चक्रवात जो होता है उसमें बाहर से जो हवाएं होती हैं वह भीतर की ओर आती हैं। मतलब चक्रवात में आप देखेंगे तो ये बाहर से हवाएं जो होंगी एक चक्कर में किस में आएंगी? भीतर की ओर आएंगी, मतलब अंदर आएंगी। जबकि इसी के विपरीत अगर आप बात करें प्रति चक्रवात की, तो प्रति चक्रवात जो होता है उसमें हवाएं जो होती हैं उसमें हवाएं केंद्र से बाहर की ओर जाती हैं, ठीक है? इसमें केंद्र से बाहर की ओर हवाएं जाएंगी, जबकि चक्रवात में जो होता है बाहर से केंद्र की ओर हवाएं चक्करदार हवाएं जो है आती हैं, चक्करदार हवाएं, ठीक है? उसमें कैसी चक्करदार हवाएं? केंद्र से बाहर की ओर हवाएं जाती हैं। किसमें? केंद्र से बाहर की ओर हवाएं जो जाती हैं उसको प्रति चक्रवात मतलब एंटी साइक्लोन, और जिसमें केंद्र में हवाएं आती हैं मतलब भीतर या केंद्र की ओर हवाएं जो है चलती हैं, पवनें आती हैं, मतलब वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होती हैं? वो मेरे प्यारे दोस्तों वो चक्रवात होता है, ठीक है? बात ध्यान रखेंगे। चक्रवात वगैरह के बारे में हमने आपको बातें बता दी। कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि संवहन क्या होता है, तो संवहन जो होता है एक विधि होती है। इस विधि के द्वारा माध्यम का स्थानांतरण होता है, अर्थात तरल अथवा गैसों के कण गर्म होकर के स्वयं ही जो है पूरी की पूरी परत का विस्थापन कर देते हैं जिसमें ऊष्मा का विस्थापन हो जाता है। अतः इसमें ऊष्मा का स्थानांतरण तरल तथा गैसीय अवस्था में ही होता है। संवहन धाराओं को जन्म देती है। मतलब संवहन मतलब होता है एक प्रकार से, जैसे आप संवहनीय वर्षा का नाम आपने सुना होगा। जब जो है भाप वगैरह मान लेते ऊपर जाती है वहाँ पर जो है एक प्रकार से जब वायु जो है वायु की जो मतलब जो कण है वो जब जल के कण के रूप में परिवर्तित हो जाए तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संवहन कहते हैं, ठीक? आप समझिए। मतलब जब गर्म वायु मतलब धरातल गर्म है, धरातल गर्म है मान लेते हैं, गर्मियों में अक्सर देखते हैं गर्मी के बाद ही बरसात आती है। क्यों आती है? क्योंकि जब गर्मियों में धरातल गर्म हो जाता है, और गर्म धरातल में आप समझिए ऐसे गर्म धरातल है, इसकी धरातल में आने से विषुवत रेखा पर वर्षा इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि विषुवत रेखा जो है मेरे भाई वहाँ पर क्या होता है? गर्मी अधिक मात्रा में पड़ती है, और जब विषुवत रेखा में गर्मी अधिक मात्रा में पड़ती है इसीलिए वहाँ पर धरातल गर्म है। जब वहाँ पर धरातल गर्म है तो वहाँ पर जो है उस धरातल में जो संपर्क में जो हवाएं चलती हैं वो हवाएं भी क्या होती हैं? गर्म हो जाती हैं। जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो गर्म हवाएं हल्की हो जाती हैं। जब हवाएं गर्म हो जाती हैं तो वो हल्की होती हैं, और वही जो हल्की हवाएं होती हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं। तो जो है हल्की हवाएं क्या होंगी भाई? हल्की हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी, और जब हल्की हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं तो हवाएं चूँकि ऊपर जो है क्या है? ऊपर मेरे भाई अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ऊपर क्या है? ऊपर बहुत अधिक मात्रा में अगर बात की जाए तो ऊपर ठंडी हवाएं हैं। ऊपर चूँकि ठंडी चीज़ें हैं, ऊपर ठंडी हवाएं हैं,
और जब ऊपर ठंडी हवाएं वहाँ पर हैं और यहाँ से गर्म हवाएं ऊपर उठ करके जाती हैं, तो यहाँ से गर्म हवाएं गई, वहाँ से ठंडी हवाएं ऊपर हैं, ऑलरेडी मौजूद हैं। अब ठंडी हवाएं गर्म हवाएं जब यहाँ पर मिलती हैं यहीं पर, तो इस स्थान को हम क्या कहते हैं, इसी को वाताग्र कहते हैं, हमने आपको पहले समझाया। अब जब गर्म हवाएं जाकर के ठंडी हवाओं से मिलेंगी तो क्या होगा, तो ठंडी हवाएं चूँकि वहाँ पर क्या होता है, वो ओस की बूंद की भांति होती है, तब यहाँ पे गर्म हवाएं उनसे मिलेंगी तो क्या होगा, संघनन होगा वहीं पर, और सॉरी संवहन होगा। और वही संवहन जो होगा उसी प्रकार से जल की बूंदें बनेंगी और धीरे धीरे क्या होगा, मानसून आएगा, वर्षा होगी। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि मानसून क्या है, तो मानसून शब्द जो है अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है मौसम। ठीक है, या ऐसी हवाएं होती हैं जो वर्ष में अपनी दिशा मौसम के अनुसार बदलती रहती हैं। मानसूनी प्रदेशों में हवाएं प्रत्येक 6 माह में अपनी प्रवाहित दिशा के बिल्कुल विपरीत हो जाती हैं। ये पवनें गर्मियों में दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से तथा सर्दियों में उत्तरी पूर्वी मानसून के नाम से जानी जाती हैं। ठीक, तो मानसून ये होता है। किसी दिन हम विस्तार से सारी चीज़ों के बारे में आपके सामने चर्चा कर देंगे। तो ये इतनी बातें थी जो हमने आपको बताई। ठीक, अगला है आपके सामने, यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न आ गया और खंडवासी। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 200 शब्दों में देना है। यहाँ पर समझिए, यहाँ पर केवल 5 प्रश्न आपको करने हैं और एक प्रश्न अगर आप करेंगे तो आपको 200 नंबर यहाँ पर, मतलब 200 शब्दों का लिखना होगा। एक प्रश्न का उत्तर 200 शब्दों में आपको लिखना होगा। एक प्रश्न यहाँ पर करेंगे तो आपको 7.5 नंबर लगभग मिलेगा, चूँकि यह जो पेपर होता है यह प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जियोग्राफी आपका क्या है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें जो है प्रैक्टिकल होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, भू अभिनति क्या है, भू सन्नति क्या है। भू अभिनति या भू सन्नति क्या, आपसे एग्जाम से प्रश्न बन सकता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है आपका प्रश्न है, इसको आप लोग सभी लोग ये जो है पढ़ लीजिएगा। हालांकि इसके बारे में बताने का भी प्रयास करूंगा, तो अब मैं इसमें विस्तार से नहीं बताऊंगा इस प्रश्न के उत्तरों को, चूँकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, कायांतरित चट्टानों के स्वरूपों को स्पष्ट करते हुए कायांतरित चट्टानों के गुण व लक्षणों को मतलब विवेचन कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कायांतरित चट्टान मतलब होता है जो जिसका काया माने होता है शरीर, आंतरित मतलब होता है बदलना। जो ऐसी चट्टान जिसका काया अंतरित हो, मतलब कि शरीर बदला हुआ, मतलब कि ऐसी चट्टानें जो कि दूसरी चट्टानों के अपर्दन के स्वरूप, मतलब अपक्षय हुआ उन चट्टानों का और अपक्षय के परिणाम स्वरूप वो नई चट्टानें बन गई, तो उसी को कायांतरित चट्टानें कहते हैं। अगला है प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित जलवायु प्रदेशों पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। उष्ण मानसूनी जलवायु के बारे में आपको बताना है 50 शब्दों में। भूमध्य सागरीय जलवायु के बारे में 50 शब्दों में। पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के बारे में 25 शब्दों में। और टैगा या कोणधारी जो वन तुल्य जलवायु है, इनके बारे में 50 शब्दों में। मतलब कि ऐसे प्रश्न आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए संक्षेप में। ठीक, अब 4 चीज़ें आपको वहाँ पर दी जाएंगी। 4 चीज़ों में आपके देखेंगे, मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि ये प्रश्न दिया ही जाए, ऐसा जरूरी नहीं, और ना हो सकता ना भी आए, लेकिन हो सकता आ जाए, तो इसीलिए आप देखेंगे उष्ण मानसूनी जो है इनके बारे में आपको यहाँ पर 50 शब्द आप लिख सकते हैं। 4 आपको बटा है 4, तो चूंकि आपको 200 शब्दों में करना, तो 50-50 का आप बांट लीजिए कि जिस प्रकार से सभी को बराबर मात्रा में संतुष्ट कर पाएँ। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाएगा, अगला प्रश्न आपका, ज्वार भाटा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्वार भाटा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर आप ध्यान रखिएगा, इसको मैं बताने का भी प्रयास करूंगा। तो अगला प्रश्न है, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत क्या है, प्रमुख जो है प्लेटों के नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह भी एग्जाम से बन सकता है। अगला प्रश्न है, सामान्य प्रदन चक्र क्या है, स्पष्ट कीजिए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सामान्य प्रदन चक्र के बारे में एग्जाम से प्रश्न बनेगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि एग्जाम से आने वाला है, विश्व में वर्षा के असमान वितरण का उल्लेख कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपसे एग्जाम से बन सकता है, आ सकता है लघु उत्तरीय का, कि भूमिगत जल द्वारा निर्मित जो स्थलाकृतियाँ होती है, भूमिगत माने होता है भूमि के अंदर जो जल है उसके द्वारा कौन सी स्थलाकृतियाँ बनती हैं, उनके बारे में आप बताइए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इतने जो कि आपके परीक्षा में आ सकते थे, लघु उत्तरीय टाइप के। अब इनमें से केवल आपको 5 प्रश्न छाट करके कर देने हैं। ठीक, बस। अगला आपके सामने अगली चीज़ें, केवल आपको यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय में हमने प्रवेश किया। दीर्घ उत्तरीय में आपको ये होता है कि इसमें से आपको 5 प्रश्न दिए होते हैं, दीर्घ उत्तरीय में लिखे हुए मिलेंगे, और उनमें से केवल आपको 2 प्रश्न ही करने होंगे। ठीक, तो खंड सा में आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न मिलेंगे। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको कितने शब्दों में लिखना है, लगभग आपको 50 शब्दों में प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखना होगा। ठीक है, 500 शब्दों में, कितना हमने बोल दिया था पहले, सॉरी, 500 शब्दों में आपको लिखना होगा प्रत्येक प्रश्न का उत्तर। पहला प्रश्न सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हमने लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय में नहीं रखा है, लेकिन आप मान के चलिए कि एग्जाम से में अति लघु उत्तरीय में भी
अति लघु उत्तरीय में भी भौतिक भूगोल की परिभाषा को लेकर के प्रश्न आएगा, या विषय क्षेत्र को लेकर, विषय क्षेत्र नहीं, परिभाषा को लेकर के, अर्थ को लेकर के प्रश्न पूछा जाएगा, या फिर भूगोल के जनक को लेकर के एक प्रश्न एग्जाम से हो सकता है अति लघु उत्तरीय का बन जाए। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। तो भूगोल, सबसे पहले आप भौतिक भूगोल के बारे में आप विस्तार से जान लीजिए। पहला वीडियो मेरा पड़ा हुआ है चैप्टर 1 नाम से, उसको देख लीजिएगा, हमने बोर्ड पर पढ़ाया है, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें हमने जो है भूगोल के जो है बारे में भूगोल की परिभाषा बताई है, उसके बाद में हमने भौतिक भूगोल की परिभाषा के बारे में, विषय क्षेत्र के बारे में विवेचन किया है। हालांकि जल्द ही मैं इसके बारे में अन्य अलग से वीडियो आपको देने का प्रयास करूंगा, उसके विषय क्षेत्र के बारे में, उसको आप लोग देख लीजिएगा। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय तीनों में यह प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा। तो भौतिक भूगोल की परिभाषा, प्रकृति और विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, अगर कुछ नहीं पता तो इतना पता होना चाहिए आपको। ठीक, अगला प्रश्न है, महाद्वीपीय महासागरों की उत्पत्ति संबंधित सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए आपको कई सिद्धांतों के बारे में बताना है, और इसको उल्लेख करते हुए वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत आया था, जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इसको यहाँ पर आलोचनात्मक तरीके से आपको समझाना है, आलोचनात्मक विवेचना प्रस्तुत करनी है। हमने इसके संबंधित प्रॉपर तरीके से एक वीडियो बनाई है, लगभग 2 साल पहले की वीडियो होगी, 3 साल 2 साल पहले की, उसको देख लीजिएगा। बोर्ड पर ही समझाया है वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत, इसको देख लीजिएगा। अगला है आपके सामने, भूकंप से आप क्या समझते हैं, भूकंप के प्रमुख प्रकारों का बताइए। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, इन सभी के बारे में पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, जियोम क्या है, इसके प्रमुख प्रकारों का उल्लेख करते हुए किसी एक जीवोम परिस्थिति मतलब पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, सूर्य तप से आप क्या समझते हैं, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनकी विवेचना आपको प्रस्तुत करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, जो कि दीर्घ उत्तरीय टाइप के थे। पहला प्रश्न फिर से एक बार देखिए सभी लोग, फटाफट से एक बार फिर से प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट। पहला प्रश्न है, भौतिक भूगोल की परिभाषा को लेकर के प्रकृति और विषय क्षेत्र, ये पढ़ लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महाद्वीपीय विस्थापन का जो सिद्धांत है, महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इनको लेकर के बहुत सारे विद्वानों ने सिद्धांत दिए हैं, उनमें वेगनर का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है, तो वेगनर वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक, भूकंप से आप क्या समझते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। भूकंप के प्रमुख प्रकारों को देख लीजिएगा। जियोम क्या है, इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और जियोम परिस्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन, ये चूंकि जियोम के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। आप बायोम या जियोम, जियोम और बायोम मतलब एक ही बातें हैं, तो जियोम और बायोम के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे एक प्रश्न एग्जाम से बनता है। अगला, सूर्य तप से आप क्या समझते हैं, सूर्य तप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, तो सूर्य तप से भी एक प्रश्न एग्जाम से में आएगा, चाहे लघु उत्तरीय का, चाहे आपका अति लघु उत्तरीय का ही पूछ लिया जाए। ठीक, तो इतनी चीज़ें हो गई जो कि हमने आपके सामने चर्चा कर दी। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर हमने बता दिए, जो छोटे थे। जो दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय, इनके बारे में भी आपको वीडियो में बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आप स्क्रीनशॉट एक बार सभी का ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अभी मैं बता दूं, आपका जो है किसका जो है लेक्चर हुआ था, भूगोल के लेक्चर से पहले आप देखा होगा, इसका लेक्चर हुआ है, तो इसको आप सभी लोगों को देख लीजिएगा जा करके। श्री कृष्ण प्रेम वाला लेक्चर जो है हमने जो है लाइव हो गई, उसकी क्लास देख लीजिएगा। और कल रात एक प्रकार से 8 बजे आपकी क्लास जो है डेली होती है, तो वहाँ पर आप देखिएगा। जो राधा प्रेम वाला लेक्चर है, ये आज जो है आप देखेंगे। कल जो है श्री कृष्ण प्रेम का था, उससे पहले जो है हमने और इस लेक्चर राधा की वंदना को लेकर के बना था, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये सभी वीडियो आपके चैनल पर मिल जाएंगी। तो ये स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, इसका भी ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, और इसका भी ले लीजिए। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार दुलार बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू।